दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 17 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 की। तो ये इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड में 4, तो 4 कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने आजादी के महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को, तो 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। और इन 84 कलाकारों में 4 कलाकार उत्तराखंड के भी शामिल हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के कौन कौन से 4 कलाकार हैं? तो उत्तराखंड के जो 4 कलाकार हैं इनमें से हैं भैरव दत्त तिवारी और जो जगदीश जगदीश ढोंडियाल है, इन्हें लोक संगीत व नृत्य में अमृत अवार्ड दिया गया है। नारायण सिंह बिष्ट को लोक संगीत में और जो जुगल किशोर पेटसाली हैं, इन्हें उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मौर्य ये पुस्तकें लिखी हैं। जो नारायण सिंह बिष्ट है, ये चमोली जिले के निवासी हैं और इन्होंने उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया है। जगदीश ढोंडियाल है, ये पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और इन्होंने नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। और लास्ट में भैरव दत्त तिवारी, ये भी अल्मोड़ा के निवासी हैं और इन्होंने जो कुमाऊनी लोक परंपरा है यहाँ पर योगदान दिया है। और इन्होंने दूरदर्शन के लिए रसिक रमोला और हारोहित इन नाटकों की प्रस्तुति भी तैयार की है। तो इन क्षेत्रों में इन्हें मिली है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है डॉक्टर संध्या पुरेचा। क्वेश्चन नंबर 2, देहरादून में हाल ही में किसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नियुक्त किया गया है? तो देहरादून के जो नए एसएसपी है अजय रावत, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अजय सिंह रावत को देहरादून में एसएसपी नियुक्त किया गया है। तो जो अजय सिंह रावत है, इससे पहले ये हरिद्वार के एसएसपी थे और अब ये देहरादून के एसएसपी हैं। और ये अजय सिंह जो है ये 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने 7 जनपद में, तो 7 जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के 7 जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कौन कौन से 7 जनपद है? तो इसमें है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी। तो ये 7 जिले इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो देहरादून में ये 8वां, तो 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून में 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है, ये 22 से 24 सितंबर को सिल्वर सिटी जो राजपुर रोड है एवं तुलास इंस्टीट्यूट यहाँ पर किया जाएगा। 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो उत्तराखंड का कौन सा गांव है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो इस गांव का नाम है सरमोली गांव। ए ऑप्शन, तो जो सरमोली गांव है ये उत्तराखंड का गांव है और इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं सरमोली गांव के बारे में। तो जो सरमोली गांव है ये कहाँ का है? पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। तो जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है, इसने पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव, तो सरमोली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है। और इसकी आधिकारिक घोषणा
27 सितंबर को दिल्ली में की जाएगी। जो सरमोली गांव है, तो यहाँ पर जो केरल की रहने वाली मल्लिका विर्दी और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद लिया था, सरमोली गांव को। जो उत्तराखंड है, तो यहाँ के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज और केंद्रीय पर्यटन मंत्री है श्री किशन रेड्डी। अब देखिए, जो सरमोली गांव है, तो ये उत्तराखंड का गांव है और इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा। तो श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो श्रीमती राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव है और इन्होंने सचिवालय स्थित जो राजकीय एलोपैथिक जो चिकित्सालय है, यहाँ पर निःशुल्क पैथोलॉजिकल परीक्षण हेतु पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिशन लाल लोमड़ी रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो उत्तराखंड में जो मिशन लाल लोमड़ी या जो रेड फॉक्स अभियान है, ये चलाया जाएगा सुअर के लिए। तो जो जंगली सुअर है, तो जंगली सुअरों के लिए मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान चलाया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रदेश के किसानों को जो जंगली सुअर, क्योंकि जंगली सुअर किसानों को बहुत परेशान करते हैं, तो इससे निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। इसके तहत क्या होगा कि जो ये लाल लोमड़ी जो कि विलुप्त हो रही है, उत्तराखंड में जो हिमालय क्षेत्रों में जो लाल लोमड़ी है, ये विलुप्त हो रही है और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, जिसके कारण जो जंगली सुअर होंगी, इनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। ये जो लाल लोमड़ी जो कि हिमालय क्षेत्र में मिलती है, तो ये लाल लोमड़ी या जो रेड फॉक्स है, ये जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये उनका शिकार करती है। तो इसलिए लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान चलाया जाएगा उत्तराखंड के किसानों को जंगली सुअरों से निजात पाने के लिए। जो उत्तराखंड के वन मंत्री हैं, उनका नाम है सुबोध उनियाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया है? तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। तो अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये पेश किया। तो जो अर्जुन राम मेघवाल है, ये केंद्रीय कानून मंत्री है और इन्होंने 128वां संविधान संशोधक विधेयक, जिसका जो क्या है महिला आरक्षण बिल, ये लोकसभा में पेश किया है और इस महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। तो जो बिल है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। जो ये अधिनियम है, इसमें लोकसभा और राज्य जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, अभी की बात करें तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543 और इस वक्त जो महिला सांसदों की संख्या है वो कितनी है? 82 है। और जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर कम से कम 181 हो जाएगी। दोस्तों, जो उत्तराखंड जी करंट अफेयर के जो सभी नोट्स है, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो आपको फर्स्ट में ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो सभी के नोट्स उसमें काफी डिटेल में दे रखे हैं, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम रखा है संविधान सदन। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो संविधान सदन रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम। तो पुराना जो संसद भवन है, ये लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, इसके द्वारा डिजाइन किया गया था। जो पुराना संसद भवन है, इसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और 1927 में पूरा हुआ था। और जो नया संसद भवन है, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी हाल ही में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों किस क्षेत्र में? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। तो इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन इसका जो बी है वो सही है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो इन नए राष्ट्रीय पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। तो जो सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है, उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। और इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई 2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। तो 2024 को इसकी घोषणा की जाएगी। और जो ये पुरस्कार है ये कब वितरित किए जाएंगे? तो जो ये पुरस्कार वितरण समारोह होगा ये हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो घोषणा कब की गई ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है। तो जो विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है, ऑप्शन नंबर ए, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो 2023 की थीम है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, और इसको मनाए जाने का उद्देश्य है ओजोन लेयर में क्षरण के कारकों की रोकथाम करना और इसके बचाव हेतु जागरूकता पैदा करना। जो ओजोन लेयर होती है ये पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है और ये सूरज से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है इनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो ओजोन लेयर है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किसने किया? तो जो विश्वकर्मा योजना है इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। और कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। तो 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, इसलिए 17 सितंबर को, इस बार 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 85(1) 85(1) के अनुसार संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसका प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान है। 85(1) में विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है। अब देखो, जो संविधान का अनुच्छेद 85 है इसमें क्या प्रावधान है कि संसद की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए और 2 सत्रों के बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो संसद है यहाँ पर 3 सत्र बुलाए जाने की परंपरा है। कौन कौन सा? पहला है बजट सत्र, ये बुलाया जाता है फरवरी मार्च में। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई अगस्त में, और तीसरा है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। पहली बार जो विशेष सत्र बुलाया गया था 1972 में, जब आजादी की रजत जयंती पर अगस्त 1972 में पहली बार संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। और इसके बाद दूसरी बार अभी 2023 में 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसका जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 85(1) में जिसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए दिल जश्न बोले, ए ऑप्शन, तो दिल जश्न बोले एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले, इसको किसने कंपोज किया है? कौन इसके म्यूजिक डायरेक्टर है? प्रीतम चक्रवर्ती। और इसमें एक्टर है रणवीर सिंह।
आगे बात कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में। तो पहला जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड में, और पहला विश्व कप का विजेता कौन सी टीम बनी? वेस्ट इंडीज। जो विश्व कप है, आईसीसी जो वर्ल्ड कप है, ये हर 4 साल में होता है। और आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 को होस्ट कर रहा है, 2023 का जो होस्ट है वो है भारत। इस बार जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ये 13वां संस्करण हो रहा है, जिसका आयोजन होगा 5 अक्टूबर 2023 से, और फाइनल मैच खेला जाएगा 19 नवंबर 2023 को। अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने अपना जो पहला वनडे विश्व कप कब जीता था 1983 में। तो पहला जो जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, और उस समय कप्तान थे कपिल देव। उसके बाद दूसरा 2011 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, दूसरा वर्ल्ड कप जीता गया भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो 100 जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है विश्व की, तो उस सूची में जो भारत की एकमात्र कंपनी जो शामिल हुई है वो है इन्फोसिस। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो इन्फोसिस इस टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भारत की ये इन्फोसिस कंपनी है, ये शामिल हुई है। और कौन से नंबर पे शामिल हुई है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हुई है 64वें स्थान पर। तो इन्फोसिस जो कि शीर्ष 100 सूची में 64वें स्थान इसे मिला है। और इस सूची में जो चार जो टॉप कंपनियां हैं कौन कौन सी है? तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा एप्पल, तीसरा जो अल्फाबेट जो गूगल की है, और चौथा है मेटा जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और ये व्हाट्सअप ये सभी चीजें आती है। जो इन्फोसिस है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्फोसिस ने हाल ही में महिला जो टेनिस खिलाड़ी है इगा स्वियाटेक, और जो पुरुष टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो इन्फोसिस है ये भारत की कंपनी है, और ये एक भारत की एक आईटी कंपनी है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके मालिक है नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय स्थल है? तो कौन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय स्थल बना? शांति निकेतन, बी ऑप्शन। तो शांति निकेतन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय शहर बन गया है, भारतीय स्थल बन गया है, सैन्य स्थल है ये। डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल के बीरभूर जिले में स्थित है, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, और ये 41वां भारतीय स्थल बन गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। जो यूनेस्को की ये सत्र बुलाया गया है, तो विश्व धरोहर समिति का ये 45वां सत्र बुलाया गया, जो कि 10 से 25 सितंबर तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। और इस सत्र में भारत के 2 हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 2 हेरिटेज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना हुई थी 1901 में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जो शांति निकेतन है इसे यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और होयसल मंदिर को 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या हो चुकी है 42, जिसमें 34 है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, जिसमें आता है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ है? सिक्किम में। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल है वो 3 है। एक है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, और तीसरा है शांति निकेतन। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी
16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें यूनेस्को के, तो उनका नाम है ऑड्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की? तो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर जारी की है UNFCCC द्वारा। तो UNFCCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी की है। UNFCCC क्या है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसने अपनी पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है। UNFCCC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है बॉन, जो कि जर्मनी में है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है इसको 43% तक कम करना और 2035 तक 60% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2050 तक की बात करें तो शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये UNFCCC का लक्ष्य रखा गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? जिनकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता है। और मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CH4 मेथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। तो ये 4 मुख्यतः गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जो कि धरती का तापमान बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। पहले अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें जो कि 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो 2023 है, तो 2023 की थीम थी शांति के लिए कार्य, एक्शन फॉर पीस। और जो ये दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है शांति के आदर्शों को मजबूत करने और दुनिया भर में अहिंसा और युद्ध विराम की संस्कृति को बढ़ावा देना। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान मिला है 126वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। दूसरा जो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। और अल्जाइमर क्या होता है? तो अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी होती है और इस बीमारी में उम्र के साथ चीजों को याद न रख पाने की समस्या होती है, बातचीत में कठिनाई और समस्याओं को सुलझाने में दिक्कत होने लगती है। जो विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 की जो थीम रखी गई है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। सितंबर माह की बात करें तो सितंबर माह को विश्व अल्जाइमर माह और पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एशिया क्रिकेट कप का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो जो एशिया क्रिकेट कप का जो फाइनल है तो ये जीता है भारत ने। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एशिया क्रिकेट कप का फाइनल भारत ने जीता है। तो जो एशिया कप 2023 का जो फाइनल है ये भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीता है। और इसमें भारतीय के जो गेंदबाज जो मोहम्मद सिराज हैं इन्होंने इस मैच में 6 विकेट लिए हैं। आगे जान लेते हैं इस बारे में। तो भारत ने 8वीं बार एशिया कप का फाइनल खिताब जीता है। तो 8वीं बार भारत ने ये खिताब जीता है। और जो एशिया कप 2023 है तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला कुलदीप यादव को और फाइनल मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला मोहम्मद सिराज को। तो जो एशिया क्रिकेट कप जो फाइनल मैच जीता है 2023 में तो ये भी भारत ने जीता है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर।